नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। जैसे कि हम पीछे की क्लास में ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करके आए और हमने ज्योग्राफी का पहला अध्याय सौरमंडल पढ़ा। आज उसी अध्याय में या ज्योग्राफी में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे और हमारा नया जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम होगा वायुमंडल। जी हाँ, वायुमंडल। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल का। पीछे हमने सौरमंडल पढ़ा, सौरमंडल के 8 ग्रह पढ़े। आप सभी ने उस क्लास को देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, आगे भी रिस्पांस मिले, अच्छा लगेगा। 8 ग्रहों को देखा और सभी ग्रहों के बारे में हमने विशेष रूप से जाना। कौन सा ग्रह का क्या कलर है, उनकी दूरी को लेकर, उनके क्रम को लेकर के, उनके आकार को लेकर के, उनके उपग्रहों को लेकर के। 8 ग्रह में से 2 उपग्रह ऐसे हैं जिनके 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है, बाकी सभी 6 ग्रह के उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के थे। पृथ्वी का एक उपग्रह था जिसका नाम था चंद्रमा। तो आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है सौर मंडल के बाद, उस क्लास का नाम है वायुमंडल। जी हाँ, वायुमंडल। यह वायुमंडल जो है वो राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, पटवार, रिट, लगभग राजस्थान पुलिस, लगभग आरपीएससी और सेंट्रल लेवल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे चलते हैं बिना समय खराब करे हुए और कम शब्दों में और काफी अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से समझते हैं हम वायुमंडल को। ठीक है, तो वायुमंडल की चर्चा करने से पहले हम इसकी परिभाषा या डेफिनेशन जानते हैं। 6th क्लास में हम इसकी परिभाषा पढ़ते थे या 6th-7th में इसकी परिभाषा हुआ करती थी। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अगर 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा देखें तो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा करें, पृथ्वी के चारों ओर कैसा आवरण? जी हाँ, कैसा आवरण? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। कैसे आवरण को? गैस। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसें पाई गई हैं। ये गैसें गंधहीन होती हैं, मतलब इन गैसों में कोई स्मेल नहीं होती है। रंगहीन होती है, इन गैसों का कोई कलर नहीं होता है। और पारदर्शी होती है, मतलब गैस के पार आप देख सकते हो। तो गंधहीन, वायुमंडल के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन और पारदर्शी गैसों के मिश्रण के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। आप इस परिभाषा को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो चलेगा कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है, एग्जाम के लेवल का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है। तो पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन, पारदर्शी गैसों के मिश्रण के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। जब हम आगे वायुमंडल की 5 परतों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तब हम पढ़ेंगे कि उल्का पिंड कौन सी परत में आकर के नष्ट हो जाते हैं। तो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं उनको नष्ट करता है यह वायुमंडल। ठीक है, तथा विकिरणों के लिए पारदर्शी होता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली पार्थिव विकिरणों के लिए पारदर्शी तथा पराबैंगनी किरणों के लिए अपारदर्शी होता है, तथा सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी की क्या करता है? रक्षा करता है। और यही वायुमंडल पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना के रखता है। कितने डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान बना के रखता है वायुमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की चारों रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी गैसों के मिश्रण को, आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, बात करें कि वायुमंडल धरातल से ऊंचा कितना है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से ये पृथ्वी है और इसकी चारों ओर जो पाया गया है वे वायुमंडल है। ठीक है, यह वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सदैव पृथ्वी से चिपका रहता है। कौन से बल की वजह से? कि भाई वायुमंडल कौन से बल की वजह से पृथ्वी के साथ चिपका हुआ है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वायुमंडल सदैव पृथ्वी से चिपका रहता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का सिद्धांत था, उसने सेब को गिरते हुए देखा और सिद्धांत दे दिया गुरुत्वाकर्षण की, कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकी जाएगी तो वो नीचे आकर के पृथ्वी पर गिरेगी। तो ये जो वायुमंडल है किसकी वजह से पृथ्वी के साथ लगा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अगर बात करें, अगर वायुमंडल को हम परसेंटेज में लेते हैं कि वायुमंडल का लगभग 100% है। ठीक है, यह गैसों का 100% है।
तो उनमें से वायुमंडल का 50% भाग, कितना परसेंट भाग, 50% भाग, वायुमंडल का 50% भाग पृथ्वी से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो वायुमंडल का 50% भाग 5 किलोमीटर की दूरी तक है। वायुमंडल का 97% भाग पृथ्वी से या धरातल से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल का 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मतलब जितनी भी गैसें हैं उन गैसों का 50% हिस्सा सिर्फ 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और 90% हिस्सा 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बचा 97, बचा 3% हिस्सा, वो है 10,000 किलोमीटर। तो वायुमंडल की जो ऊंचाई आपके सामने आई है वो आई है धरातल से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक। यहां तक वायुमंडल को माना गया है, लेकिन इसका 50% हिस्सा सिर्फ 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 97% हिस्सा 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो क्लियर है आपको बात सारी। तो औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, 50% हिस्सा 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 97% हिस्सा 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक और वायुमंडल की अधिकतम जो ऊंचाई मानी गई है वो 10,000 किलोमीटर तक है, जो बहिर्मंडल परत के आती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी। अब बात करें हम वायुमंडल के निर्माण के घटक, यानी कि इस वायुमंडल का निर्माण किस किस चीज से मिलकर के हुआ है। वायुमंडल के निर्माण के घटक कि इस वायुमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं। ऊपर सिर्फ बात की थी हमने गैसों की। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहा गया है, वायुमंडल। लेकिन इन गैसों के साथ साथ और भी बहुत कुछ पाया जाता है, या और कौन कौन से घटक है। तो पहला घटक तो है गैसी, दूसरा घटक है जलवाष्प और तीसरा घटक है धूल के कण। वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, जलवाष्प पाया जाता है और क्या पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, हम गैसों की बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में 9 गैसें पाई गई है। ऐसा माना गया है कि वायुमंडल में 9 प्रमुख गैसें हैं, और भी गैसें हो सकती है, लेकिन वायुमंडल में 9 प्रमुख गैसें पाई गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, जैसे कि वायुमंडल में अगर 100% गैसों का हिस्सा है, 9 गैसें लगभग 100% के हिस्से में है। बात को समझना कि 100% हिस्से में 9 गैसें हैं, तो उनमें से नाइट्रोजन का कितना परसेंट है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में लगभग 78.08% पाई गई है। कितनी परसेंट पाई गई है, 78.08%। तो सीधी सी बात है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा, क्योंकि 100% तो पूरी ही गैसें हैं, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई गई है उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और इस गैस के लिए प्रश्न आता है कि ये गैस, नाइट्रोजन जो गैस है वो पेड़ पौधों में, तो एक कुल है जिसका नाम है लेग्यूमिनस। आप नोट करना, लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो पौधों के लिए अति आवश्यक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो पौधों के, लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद एक गैस आती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अगर आप नोट करेंगे तो ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, प्राणदायिनी, जीवन देती है ऑक्सीजन गैस, इसलिए ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहते हैं या O2 गैस कहते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में है 20.98%। 20.98% या लगभग 21% जो गैस पाई गई है उसका नाम है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्राणदायिनी गैस है और लगभग 21% हिस्सा है। ऑक्सीजन एक स्थायी गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन भी स्थायी गैस है, ऑक्सीजन भी स्थायी गैस है। ठीक है, अभी बात करेंगे स्थायी और अस्थायी गैसों की। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही स्थायी गैस है। छोटी सी बात, ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायुमंडल में 20% है। ठीक है, जो कि आग जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन गैस क्या जलाने में सहायक है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस आग
जलाने में सहायक है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु जल रही है, अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वो जलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं जलेगी, या जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी देर तक। बचपन में आपने प्रयोग किया होगा कि दीपक को जलाया होगा और उसके ऊपर आपने ग्लास या कुछ ऐसी बड़ी चीज रख दी होगी, तो जब तक और जब आपने उसे हटाया तो वो दीपक बुझ गया। मतलब उस दीपक को जलने के लिए जिसकी आवश्यकता थी वो कौन सी थी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस प्राणदायिनी गैस है, इसके साथ साथ आग जलाने में भी सहायक है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा सिर्फ 20% है। सोचो अगर नाइट्रोजन जितनी गैस ऑक्सीजन होती या फिर ऑक्सीजन गैस 21% से ज्यादा होती तो इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु तेजी से जल जाती। प्रत्येक वस्तु तेजी से जल जाती। जैसे पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, आग जल सकती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती तो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती और इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु तेजी से जल जाती या ज्वलनशील वस्तु होती। इसीलिए छोटा सा पॉइंट, ऑक्सीजन गैस को निष्क्रिय करने का काम कौन सी गैस करती है? तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा है तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को गैस को क्या करती है? निष्क्रिय। तो आप पॉइंट नोट करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस प्राणदायिनी गैस है, ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन गैस एक स्थायी गैस है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा अगर हमारी पृथ्वी पर ज्यादा होती, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा अगर हमारी पृथ्वी पर ज्यादा होती तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु तेजी से जलने लग जाती। इसीलिए ऑक्सीजन गैस को निष्क्रिय बनाने में नाइट्रोजन गैस का योगदान है। ऑक्सीजन गैस को निष्क्रिय बनाने में नाइट्रोजन गैस का योगदान है। अब बात करें हम ऑर्गन गैस की, तो ऑर्गन गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.93% है। ठीक है, कितनी है? 0.93%। जिस तरह से नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस स्थायी गैस थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्थायी गैस है, हाइड्रोजन भी स्थायी है, ऑर्गन भी क्या है? स्थायी गैस है। यह पांचों ही गैसें कैसी है? स्थायी गैस। लेकिन एक गैस है, इन पांच गैस प्रमुख गैस 9 जिनमें से अपन ने नाम लिखे हैं 5, तो 5 गैसों में से ऑर्गन को छोड़कर पांचों गैसें स्थायी हैं और ऑर्गन को छोड़कर के सभी गैसें सक्रिय हैं। यह भी सक्रिय है, यह भी सक्रिय, यह भी सक्रिय, यह भी सक्रिय। तो ऐसी कौन सी गैस है स्थायी जो असक्रिय, निष्क्रिय, अक्रिय गैस है? तो उसका नाम है ऑर्गन। कौन सी गैस है? ऑर्गन। तो ऑर्गन के लिए बात इतनी ही है कि ऑर्गन गैस एक स्थायी गैस है तथा अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय। मैं वापस क्लियर करता हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये 5 प्रमुख गैसें हैं 9 गैसों में से। ये पांचों गैसें स्थायी है, इनमें से ऑर्गन को छोड़कर के सभी सक्रिय गैस है। ऑर्गन गैस एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय। तो आप नोट कर सकते हो ऑर्गन के लिए अक्रिय गैस। क्लियर बात यहां तक की? नेक्स्ट गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। तो CO2 गैस की मात्रा हमारी वायुमंडल में 0.03% है। ठीक है, तो जो लगभग सर्वाधिक गैसों का हिस्सा जो बन रहा था वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बना गया था, लगभग 99% के कवर कर रहे हैं गैसों का। अब जो बच रही है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, वो सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कौन सी गृह प्रभाव के लिए? हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। चर्चा करेंगे हम पर्यावरणीय समस्याओं में कि हरित गृह क्या होता है। तो हरित गृह के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करूं तो कार्बन में कटौती के लिए, ठीक है, कार्बन में कटौती के लिए 1997 में क्योटो प्रोटो सम्मेलन हुआ। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटो सम्मेलन हुआ। तो कार्बन में कटौती के लिए जापान में 1997 में क्योटो प्रोटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो किस गैस में कटौती के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में की कटौती के लिए। कौन सी गैस में कटौती के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कटौती के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि आग जलाने में जो सहायक गैस थी वो ऑक्सीजन थी। ठीक है, ऑक्सीजन को कंट्रोल करने या आग को कंट्रोल करने में जो गैस सहायक थी उसका नाम नाइट्रोजन था, किंतु आग बुझाने में जो सहायक गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक पॉइंट हो गया है आपके पास, आग बुझाने में सहायक है।
क्या बुझाने में सहायक है? आग। देखो पहला पॉइंट है, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में सहायक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में कटौती के लिए एक सम्मेलन हुआ जो जापान के क्योटो में हुआ, इसके सम्मेलन का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 जापान के अंदर, ठीक है। इसी के अलावा कार्बन डाई गैस की एक प्रमुख बात यह भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में भोजन बनाने की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक गैस है, ठीक है ना। तो पौधों में भोजन निर्माण हेतु आवश्यक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रमुख गैस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख गैस है किसके लिए? भोजन निर्माण हेतु। नेक्स्ट गैस आती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.0005% है, ठीक है, 0.0005% है। हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो हाइड्रोजन जल निर्माण में सहायक है, ठीक है। जल निर्माण में सहायक गैस है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये 5 गैसें प्रमुख। इसके अलावा जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उसका नाम है रेडॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि। रेडॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि ये अन्य गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पर भी, उपरोक्त 5 गैसें, जो कि 5 गैसें हैं, उपरोक्त 5 गैसें स्थायी गैस है। ऑर्गन को छोड़कर के शेष चारों गैसें, ठीक है, ऑर्गन को छोड़कर के शेष चारों गैसें, जो गैसें बच गई हैं वो चारों गैसें कैसी है? सक्रिय। मतलब ऑर्गन गैस कैसी गैस हो गई है? अक्रिय गैस है। अब जो रेडॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन जो गैस है, यह गैस है कौन सी गैस? अस्थायी गैस है। कौन सी गैस है? अस्थायी गैस है, ठीक है। तो ये वायुमंडल के निर्माण के प्रमुख घटक थे जिनके अंदर हमने पहले घटक को देखा था और उस घटक का नाम था गैसें। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का दूसरा घटक जिसका नाम है जल वाष्प, ठीक है। वाष्प आप समझते हो, पानी को गर्म करने के बाद में जो बर्तन होता है उसमें से पानी कम हो जाता है और पानी वाष्प बनकर के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जल से बना था वाष्प, इसलिए नाम है इसका जल वाष्प। तो वायुमंडल में ये जल वाष्प भी पाया जाता है, ठीक है। तो गर्मी के समय में आप देखोगे जल की मात्रा होती है तो वाष्प के रूप में वो जल होता है, ठीक है। तो जल वाष्प, तो जल वाष्प का औसत वायुमंडल में 2% है। कितना है? 2%। औसत वायुमंडल में 2% है। अगर मैं बात करूं उसकी न्यूनतम से लेकर के अधिकतम की तो 1 से लेकर के 4.5% तक है, ठीक है। न्यूनतम 1 और अधिकतम 4.5% है। जल वाष्प का वितरण समान नहीं है। जल वाष्प का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है, यानी पूरी पृथ्वी पर समान नहीं है। सभी जगह अलग अलग मात्रा में जल वाष्प है, इसलिए इसके लिए न्यूनतम 1% और अधिकतम 4.5 और औसत हो गया इसका 2% मात्रा। तो वितरण समान नहीं है। प्रश्न आता है पृथ्वी के कौन से हिस्से में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, पृथ्वी के कौन से हिस्से में जल वाष्प की मात्रा कम है। तो पृथ्वी पे जिस हिस्से पर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है उस हिस्से का नाम है विषुवत रेखा। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जब हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे। लेकिन फिर भी आप देखना, ये एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा और इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। बीचों बीच यहाँ पर आता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यहाँ आता है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। सिर्फ अभी इतनी सी बात देखते हैं अपन पूरी पृथ्वी पर। तो जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक जो पाई गई है वो पाई गई है इस विषुवत रेखा वाले हिस्से पर, ठीक है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो जल का वाष्प बनेगा और सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक समय पृथ्वी पर जिस हिस्से पे रहता है वो है विषुवत रेखा पर। कौन सी रेखा पर है? विषुवत। 2 बार तो सीधा ही विषुवत रेखा पर चमकता है, तो इसके आसपास वाले एरिया में सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है, इसीलिए जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होगी। बात करते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, इसीलिए ध्रुवों पर जल वाष्प की मात्रा भी क्या होगी? कम। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, इसका वितरण समान नहीं है, विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है जबकि ध्रुवों पर जल वाष्प की मात्रा क्या होती है? कम। फिर बात करते हैं समस्त जल वाष्प का 90% भाग। समस्त जल वाष्प का 90% भाग पृथ्वी से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 8। मतलब 8 से लेकर के 9 किलोमीटर की दूरी पर जल वाष्प आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। तो लगभग 90% जल वाष्प का हिस्सा है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है?
8 किलोमीटर की दूरी तक, धरातल से 8 किलोमीटर तक ही जल वाष्प पाए जाते हैं। उससे ऊपर ना के बराबर या बहुत ही कम क्या मिलेंगे, जल वाष्प मिलेंगे। ठीक है, ये जल वाष्प आने वाली सौर विकिरणों को, ठीक है, सौर विकिरणों को आने देते हैं। पार्थिव विकिरणों के लिए ये अपारदर्शी हैं, इसीलिए हमारी पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, कंबल का कार्य करते हैं। तो गैसीय जलवाष्प धूल के कणों में से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य कौन करते हैं, जल वाष्प के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है धूल के कण। धूल के कण आर्द्रताग्राही के केंद्र होते हैं। ठीक है, धूल के कण क्या होते हैं, धूल के कण आपको आंखों से नजर नहीं आते हैं या सामान्य रूप से नजर नहीं आते हैं, ये प्रकाश में नजर आएंगे आपको। कब नजर आएंगे, प्रकाश। तो जब सूर्य का प्रकाश होगा या आप अपने कमरे में बैठे हैं और खिड़की से जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे आपको धूल के कण मिलेंगे। अभी अगर आप बैठकर की क्लास देख रहे हो तो आपके चेहरे के सामने बहुत सारे धूल के कण हैं, मेरे चेहरे के सामने बहुत सारे धूल के कण हैं, लेकिन वो आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे। प्रकाश के समय आप इन्हें देख सकते हो या फिर आप लेंस के माध्यम से इनको देख सकते हो। तो बहुत बारीक बारीक धूल के कण होते हैं। ठीक है, अब ये धूल के कण वायुमंडल में होंगे और वायुमंडल में होंगे तो धूल के कण आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे, सघन करेंगे। तो इन धूल के कण जो होते हैं वो आर्द्रताग्राही का केंद्र होते हैं। आर्द्रताग्राही कैसे, जो जल वाष्प है, वाष्प बना और ऊपर गया और धूल के कणों से चिपक गया। तो आर्द्रताग्राही, आर्द्रता को या नमी को अपनी ओर लेते हैं, आर्द्रताग्राही का केंद्र है। आर्द्रताग्राही का केंद्र है, इस वजह से इनमें सघनन होता है, सघनन होता है, और सघनन होने की वजह से इनसे बादल बनते हैं और बादलों से क्या होती है, वर्षा। तो इसी तरह से हमारे वायुमंडल का पूरा एक छोटा सा डायग्राम था जो आपको बहुत ही कम शब्दों में और महत्वपूर्ण बातें लेकर के आपको समझाई गई है वायुमंडल को लेकर के। ठीक है, एक बार इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के साथ सदैव लगा रहता है। वायुमंडल क्या है, डेफिनेशन स्टैंडर्ड लेवल की, तो गंधहीन, रंगहीन, पारदर्शी गैसों के मिश्रण के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी से चिपका रहता है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाली सौर विकिरणों को, कौन सी विकिरणों को, सौर विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक आने देता है तथा पार्थिव विकिरणों को रोक के रखता है और हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इसी के साथ ही उल्का पिंडों से भी हमारी क्या करेगा, यह रक्षा करेगा। वायुमंडल 50% हिस्सा 5 किलोमीटर तक है और 97% हिस्सा 29 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है, 10,000 किलोमीटर तक है। क्योटो प्रोटो सम्मेलन कार्बन में कटौती के लिए हुआ था, जो जापान में 1997 में हुआ था। वायुमंडल के निर्माण के घटक में कुछ गैसों का योगदान है, वह गैसें कौन कौन सी हैं। ठीक है, वायुमंडल के निर्माण में कुछ गैसें, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, ये पांचों गैसें स्थायी गैस है। इसके अलावा रेडॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, और मैं बात करूं हीलियम गैस, कौन सी गैस है, हीलियम गैस, ये सभी गैसें अस्थायी गैसें हैं। कैसी गैसें हैं, अस्थायी। आपको प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सी गैस स्थायी है और कौन सी अस्थायी। तो ये 5 गैसें स्थायी और ये अस्थायी। 5 गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। छोटा सा प्रश्न आपसे, निम्न में से ऐसी कौन सी सक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी, आर्गन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक है, आग बुझाने में सहायक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, पौधों में भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस स्थायी गैसों में सबसे हल्की गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस स्थायी गैसों में सबसे हल्की गैस है और अस्थायी गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम। आप नोट कर सकते हो, प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक हल्की है। अगर ऑप्शन में हीलियम है तो हीलियम। अगर पूछा जाए कि स्थायी गैसों में सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है तो हीलियम होगा, ऑप्शन में नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो स्थायी गैसों में कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। तो हल्की होने की वजह से इनके लिए एक प्रश्न और बनता है, ये वायुमंडल की ऊपरी परतों में पाई जाएगी। ठीक है ना, ऊपरी परतों में। हीलियम भी हल्की है, हाइड्रोजन भी हल्की है, तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक भारी गैस है, इसलिए वायुमंडल की निचली परतों में मिलती है। ठीक है, नीचे की तरफ मिलती है। उपरोक्त 5 गैसें स्थायी, ऑर्गन को छोड़कर शेष चारों गैसें सक्रिय है। जल वाष्प,
जल वाष्प का औसत 2% है, इसकी न्यूनतम मात्रा 1 तथा अधिकतम मात्रा 4 से 5%, 4.5%। इसका वितरण समान नहीं है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी और भूमध्य ध्रुवों पर क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। समस्त जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर तक ही है। यह कंबल का कार्य करता है। जल वाष्प वही सौर विकिरणों को आने देता है, पार्थिव विकिरणों को आने से रोकता है, पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, औसत तापमान पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस बना के रखता है, इसलिए ये कंबल का कार्य करता है। धूल के कण आर्द्रताग्राही के केंद्र होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वाष्प चिपक जाता है। ठीक है, अगर आप देखते हो सर्दियों के समय जो ओस जमी होती है, ठीक है ना, ओस जमी होती है, हमें रास्ता क्लियर नहीं आता, तो ओस क्या है, पानी की बूंदे हैं। तो पानी की बूंदे बीच में ही क्यों रुक गई, जमीन पे क्यों नहीं आई, वो बीच में रुकती नहीं है, उन्हीं धूल के कणों पर वो जम जाती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वो ओस की बूंदे उन्हीं पर जम जाती है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आती है वो पिघल जाती है, और जो धूल के कण होते हैं वो हमें नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आर्द्रताग्राही के केंद्र है, नमी को लेकर के रखते हैं, इनमें संघनन होता है जिनसे बादल बनते हैं और ये वर्षा करते हैं। तो ये वायुमंडल के हमने घटक देखे। कल हम देखेंगे वायुमंडल की परतें। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम ज्योग्राफी का प्रारंभ से विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भारत की फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो भी हमारे ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चैप्टर या पॉइंट होंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, सभी का अध्ययन करेंगे। स्पेशल फॉर रिट, राजस्थान पुलिस और पटवार। धन्यवाद।